कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, हारा वो है जो मुश्किलों से लड़ा नहीं। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्र स्वामी। इस YouTube चैनल सुभाष स्वामी विवेकानंद अकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने टॉपिक लगा रखा है महाराणा प्रताप मुगल संघर्ष, महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष। इससे पहले अपन एक पार्ट देख चुके हैं महाराणा प्रताप के बारे में। उसमें मैंने महाराणा प्रताप का जीवन परिचय बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता कौन थे, माता कौन थी, ठीक है जी, उनका राज तिलक किसने किया था, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। तो पार्ट फर्स्ट देखें आप। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इससे पहले वाला आप पार्ट फर्स्ट देखें, महाराणा प्रताप पार्ट फर्स्ट। और आज अपन आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में, कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग में कहा, बादल महल। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है कौन सा महल, बादल महल। और इस बादल महल के अंदर भी जूनी कचहरी, बादल महल के अंदर भी कौन सी, जूनी कचहरी, जूनी कचहरी, जूनी कचहरी। बादल महल के अंदर स्थित है क्या, जूनी कचहरी। इसी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और अपन बोले महाराणा प्रताप के जो बचपन का नाम बताया है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है, वो बचपन का नाम है किक्का। क्या नाम है जी, किक्का। मेवाड़ में अपन बोलेंगे छोटे बच्चे को किक्का कहते हैं, और ऐसे भी बताते हैं कि भीलों के छोटे बच्चे को किक्का कहते हैं, लेकिन मेवाड़ में ये सब चलता है किक्का। जैसे अपने क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं, जैसे शेखावाटी की बात करते हैं, तो अपने बिल्कुल छोटे बच्चे को बोलते हैं गिग्गा, गिग्गो, गिग्गा। तो वो गिग्गा, देखो किक्का मिलता जुलता शब्द है, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का, ठीक है। और बता दिया था उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होती है, और इसी दिन महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्याभिषेक किया जाता है। और महाराणा प्रताप की कमर पर कटार कौन बांधते हैं और महाराणा प्रताप को राजमुकुट कौन धारण करवाते हैं, तो आपको बताया था कृष्णदास चूड़ावत। ये जो चूड़ावत हैं वो अपन बोलेंगे राणा चुंडा के वंशज हैं। सलूम्बर के जितने भी चूड़ावत हैं, सलूम्बर के चूड़ावत जितने भी हैं, ये सारे के सारे राणा चुंडा के वंशज हैं जी, राणा चुंडा के वंशज हैं, राणा चुंडा के वंशज हैं। कौन, सलूम्बर के चूड़ावत, ठीक है जी। और अपन बोलेंगे मेवाड़ के जितने भी शासक बनेंगे उन सब का अपन बोलेंगे उनके सिर के ऊपर राज मुकुट और कमर पर तलवार मारने का कार्य कौन करते थे, राणा चुंडा के वंशज। कौन, सलूम्बर के चूड़ावत सरदार। और अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप को राज मुकुट किसने धारण करवाया था, राज मुकुट धारण करवाया था कृष्णदास चूड़ावत ने। किसने करवाया था, कृष्णदास चूड़ावत। इस कृष्णदास चूड़ावत ने महाराणा प्रताप को राजमुकुट धारण करवाया था और कमर पर तलवार बांधी थी, ठीक है जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अपन आगे बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं अपन। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए साहब, इस हल्दी घाटी के युद्ध को कई नामों से पुकारा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध का एक नाम है, अपन बोलेंगे खमनोर का युद्ध, खमनोर
नौर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कौन कहता है? कौन कहता है जी? अबुल फजल कहता है। कौन कहता है? अबुल फजल। क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कौन कहता है? तो अपन बोलेंगे अबुल फजल। ये नागौर का था। अबुल फजल और फैजी ये दोनों भाई थे और कहां के थे? नागौर के थे। तो अबुल फजल है वो हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम देता है? खमनोर का युद्ध। ये इसलिए कहता है कि ये युद्ध है, ये अपन बोलेंगे कहां लड़ा गया था, इसके हिसाब से खमनोर में लड़ा गया था, इसलिए ये बता रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा युद्ध कह रहे हैं? खमनोर का युद्ध। कौन कह रहे हैं? अबुल फजल। अगली बात अपन बोलेंगे गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहता है कौन? अपन बोलेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी जो बदायूनी है, अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये अब्दुल कादिर बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा नाम देता है? गोगुंदा का युद्ध। अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी की चर्चा करेंगे अपन आगे बात करते हैं। देखो साहब, दो नाम हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध तो है ही है। खमनोर का युद्ध अब्दुल फजल बता रहा है। गोगुंदा का युद्ध अब्दुल कादिर बदायूनी बता रहा है। याद रखना, बदायूनी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तो इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। इसे रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। देखिए साहब, इसे रक्त तलाई का युद्ध क्यों कहते हैं? इसको रक्त तलाई का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि हल्दी घाटी के पास में ही एक समतल भूमि पड़ती है और उस भूमि का नाम है रक्त तलाई। रक्त तलाई इसलिए बोलते हैं कि वहां की मिट्टी हल्की लाल है, रक्त जैसी अपन बोलेंगे, लेकिन रक्त जितनी गाढ़ी नहीं, लेकिन अपन बोलेंगे हल्की लाल है, इसलिए इसको बोल देते हैं रक्त तलाई। इसलिए इस युद्ध को नाम दे रहे हैं कौन सा? रक्त तलाई का युद्ध। इस युद्ध का अगला नाम है हाथियों का युद्ध। हाथियों का युद्ध। बहुत से इतिहासकार ये बताते हैं कि इस युद्ध में हाथियों का आमना सामना हुआ था। इस युद्ध में हाथी भी लड़े थे। जब अपन आगे बढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे कौन कौन से हाथी लड़े थे, मुगलों की तरफ से कौन से हाथी लड़े थे और मेवाड़ की तरफ से कौन से हाथी लड़े थे। तो अपन चर्चा करेंगे आगे। हाथियों का युद्ध। आगे बात करते हैं, अपन बोलेंगे कर्नल जेम्स टॉड। जो कर्नल जेम्स टॉड है वो इसे बताते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली, इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड। कौन बता रहे हैं जी? कर्नल जेम्स टॉड। ये कर्नल जेम्स टॉड कौन है? ये अपन बोलेंगे राजस्थान का इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक, यानी राजस्थान का इतिहास लिखा था किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सा नाम दे रहे हैं? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और इस युद्ध का एक अन्य नाम और है, इसका नाम है बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध, ये नाम कौन दे रहे हैं? बादशाह बाग का युद्ध कौन कहते हैं? तो अपन बोलेंगे आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव। आदर्शी लाल श्रीवास्तव
हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। देखिए अपन पढ़ रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी के युद्ध के कौन कौन से नाम है? खमनोर का युद्ध कौन कहते हैं? अबुल फजल। गोगुंदा का युद्ध कौन कहते हैं? अब्दुल कादिर बदायूनी। रक्तलाई का युद्ध, क्योंकि हल्दी घाटी के पास रक्तलाई स्थान पर अपन बोलेंगे समतल भूमि में यह युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको बोल देते हैं रक्तलाई का युद्ध। इस युद्ध में हाथी खूब लड़े थे, इसलिए इसको कह रहे हैं हाथियों का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपली, इस युद्ध को नाम कौन दे रहे हैं? कर्नल जेम्स टॉट। और अपन आगे बात करें बादशाह बाग का युद्ध कौन कह रहे हैं? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। ठीक है जी। अब देखो आगे बात करते हैं, इस युद्ध की इतनी बात हो गई, इस युद्ध के अपन ने ये जो भी बताए हैं, ये इस युद्ध के क्या बताए हैं? अपन ने अन्य नाम बताए हैं। इस युद्ध के क्या बताए हैं? इस युद्ध के अन्य नाम बताए हैं जी, इस युद्ध के अन्य नाम बताए हैं। ठीक, अब देखो साहब, इस युद्ध की तिथि क्या है? इस युद्ध की तिथि, यह युद्ध लड़ा गया था अपन बोलेंगे 18 जून 1572 ईस्वी को। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1572 ईस्वी को। अधिकतर इतिहासकार और आरपीएससी इसी डेट को सही मानती है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1572 ईस्वी को। देखिए यदि बात करें अपन, तो अपन बोलेंगे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध लड़ा गया था 21 जून 1572 ईस्वी को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, यदि पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1572 को। जबकि अन्य इतिहासकार और अपन बोल देंगे हल्दी घाटी का जो लेख है, हल्दी घाटी का एक अभिलेख लगा हुआ है वहीं पर, प्रशस्ति। हल्दी घाटी एक प्रशस्ति तो नहीं कह सकते अपन, बोल देंगे हल्दी घाटी में एक अभिलेख लगा हुआ है जिस पर इस युद्ध की तिथि अंकित है। तो हल्दी घाटी का जो लेख है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1572 ईस्वी को। आरपीएससी भी इसी को सही मानती है। यदि ऐसा पूछ ले डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका उत्तर लगेगा 21 जून 1572 ईस्वी को। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अपन, तो देखिए इस युद्ध की योजना, हल्दी घाटी के युद्ध की जो योजना बनती है वो बनती है अजमेर के अंदर स्थित, अजमेर में स्थित अकबर के किले में। हल्दी घाटी युद्ध की योजना मुगलों की ओर से कहां बनती है? तो अपन बोलेंगे अकबर के किले में बनती है। ठीक है जी। अकबर के किले को मैगजीन का किला कहते हैं, और अंग्रेजों के काल में यह एक शस्त्रागार हुआ करता था। ठीक है जी। देखो साहब, आगे बढ़ते हैं अपन। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध देखिए साहब, इस हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहां बनती है? यह बनती है साहब अकबर के किले में बनती है। इसी अकबर के किले को अपन बोलते हैं मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। ठीक है जी।
इसी अकबर के किले को अपन कहते हैं मैगजीन दुर्ग। और अपन बोलेंगे ये अंग्रेजों के काल में एक प्रकार से शस्त्रागार रहा है। अब देखिए साहब, यदि प्रश्न और थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, टिपिकल ऑप्शन डाल दे इस प्रश्न में कि हल्दी घाटी के युद्ध की योजना मुगलों की ओर से कहां बनी थी, तो उत्तर लगेगा अकबर के किले में, जिसे अपन बोलेंगे मैगजीन के दुर्ग में। मैगजीन के दुर्ग की बात करोगे तो मैगजीन के दुर्ग में भी अपन बोलेंगे एक महल है जिसे बोलते हैं दीवान ए खास। दीवान ए खास, ये दीवान ए खास क्या है? ये दीवान ए खास एक महल है। तो थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न यदि हो जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध की योजना मुगलों की ओर से अकबर के किले के किस स्थान की बात करें, तो अकबर के किले में क्या है? दीवाने खास महल। पहली बात, ऐसा ऑप्शन आता नहीं है, आता है तब आप कर दोगे कि साहब दीवाने खास महल में, और ये दीवाने खास महल मैगजीन के दुर्ग में भी स्थित है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पसीना आ गया, पसीना पूछ लेते हैं। हाँ जी, हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना की बात कर रहे थे, ये यहां तक बात हो गई। तो देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हल्दी घाटी जब युद्ध होगा, यहां से अपन आगे बढ़े तो देखो साहब, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए अपने 4 शिष्टमंडल भेजे थे महाराणा प्रताप के पास, कि हो सकता है कि ये जो शिष्टमंडल है ये जाए महाराणा प्रताप को समझाए, यदि उसके समझ में आ जाए तो मुगलों की दीनता स्वीकार कर ले और युद्ध ना हो। तो देखिए साहब, आगे बात करते हैं अपन। तो अपन बोलेंगे अकबर के 4 शिष्टमंडल, अकबर के 4 शिष्टमंडल। ठीक है, 4 शिष्टमंडल। अब देखो, अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है। अब ये महाराणा प्रताप की नीति है, और अकबर की नीति है कि ये शिष्टमंडल के भेजने पर संधि वार्ता करने के लिए अकबर 4 शिष्टमंडल भेजेगा महाराणा प्रताप के पास। तो देखो, ये अकबर की एक विशेष प्रकार की नीति है, और अकबर की एक विशेष नीति है, और अकबर की एक विशेष नीति है जिसका नाम है कलह सुलह की नीति। कलह सुलह की नीति अकबर की एक विशेष नीति है। कलह सुलह की नीति या सुलह कलह की नीति, या सुलह कुलह की नीति, एक ही चीज है। चाहे कलह सुलह की नीति बोल दो, चाहे सुलह कुलह की नीति बोल दो। तो यदि पूछा जाए कि कलह सुलह की नीति या सुलह कुलह की नीति किसकी है, तो ये अपन बोलेंगे कलह सुलह की नीति या सुलह कलह की नीति है, वो किसकी है? अकबर की है। ठीक है, ये नीति क्या कहती है? सुलह कुलह की नीति क्या कहती है? ये नीति कहती है कि अकबर 3 प्रकार से अपना शासन करता है, 3 प्रकार से अपने साम्राज्य को चलाना चाहता है। 3 प्रकार से वो अपन बोलेंगे किसी भी क्षेत्र को वो अपने अधीन करना चाहता है। पहली नीति के अंतर्गत अपन बोलेंगे अकबर वैवाहिक संबंध बनाता है। वैवाहिक संबंध, कौन से संबंध? वैवाहिक संबंध बनाता है। इस नीति के तहत अकबर किसी भी अन्य राज्य के शासक से कैसे संबंध बनाता है? वैवाहिक संबंध बनाता है। और वैवाहिक संबंध बनानेगा तो अपन बोलेंगे जिस राजा ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए उसका भविष्य में युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब विवाह हो गए तो वो संबंधी बन गए। और वैवाहिक संबंध की नीति की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले अकबर ने
अकबर ने कलह सुलह या सुलह कुलह की नीति के तहत जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो सबसे पहले किए थे आमेर से। और आमेर का शासक था भारमल, और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? अकबर से करवाया था। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, जब राजस्थान का इतिहास स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान में मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी? तो आमेर राज्य ने की थी। आमेर राज्य का शासक हुआ करता था कौन? भारमल। भारमल। और इस भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे किया था? अकबर से किया था। फिर आगे जाकर अपन बोलेंगे मानसिंह है। मानसिंह भी अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से करता है। ठीक है। उसके बाद अपन बोलेंगे बीकानेर। बीकानेर भी अपन बोलेंगे अकबर से सुलह कुलह की नीति या कलह सुलह की नीति के तहत कौन से संबंध स्थापित करता है? वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। उसके बाद में अपन बोलेंगे और कौन आ रहा है? मारवाड़। ठीक है जी। मारवाड़ भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। और अपन बोलेंगे और कौन? तो अपन बोलेंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर के साथ भी अपन बोलेंगे अकबर कौन से संबंध स्थापित करता है? वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो देखो साहब, अपन बोलेंगे आमेर, बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर। आमेर, बीकानेर, मारवाड़, जैसलमेर, ये प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अकबर के साथ क्या स्थापित किए थे? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अलावा अपन बोलेंगे मैत्रीपूर्ण संबंध अकबर ने किसके साथ स्थापित किए थे? ये आपको बताऊं कि बूंदी का शासक हुआ करता था सुरजनहाड़ा ने अधिकार कर रखा था रणथंबोर दुर्ग पर सुरजनहाड़ा का अधिकार था। तब अपन बोलेंगे मानसिंह के प्रयास से अपन बोलेंगे सुरजनहाड़ा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करवाते हैं। कौन? मानसिंह। किससे करवाते हैं? अकबर से। तो अकबर और अपन बोलेंगे सुरजनहाड़ा के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध था, और अकबर और सुरजनहाड़ा के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करवाने का कार्य करते हैं आमेर के मानसिंह। ठीक है जी। इसके अलावा अपन बोलेंगे एक युद्ध की नीति आ गई। कौन सी? युद्ध की नीति। तो युद्ध की नीति हो गई, पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करो, कोई युद्ध नहीं होगा और एक दूसरे के अपन सहयोगी होंगे। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करो, ठीक है, कोई युद्ध नहीं होगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और लास्ट में जो संघर्ष कर सकता है, जो वीर है, जो किसी के सामने झुकना नहीं जानता, जैसे अपन बोलेंगे मेवाड़ की शौर्य गाथा, मेवाड़ की वीरता विश्व भर में प्रसिद्ध है। और वो इसी कारण से प्रसिद्ध है कि मेवाड़ के शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर के आगे अपना शीश नहीं झुकाया था। कहते हैं ना कि हम वो मेवाड़ी सरदार हैं जो लुटा देंगे जान कटा देंगे सिर। हम वो मेवाड़ी सरदार हैं जो लुटा देंगे जान कटा देंगे सिर, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे मुगलों की, चाहे शीश कटा देंगे फिर से भी। तो वो थे साहब अपन बोलेंगे कौन? वो थे साहब अपन बोलेंगे मेवाड़ी शासक। ठीक है जी। तो मेवाड़ एक ऐसा राज्य जो अपन बोलेंगे अपन को गौरव से प्रफुल्लित कर देता है, गौरव से अपन अपना शीश ऊंचा करके कह सकते हैं कि जी हां, हम राजस्थान की उस वीर धरा से हैं जिन्होंने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है जी। तो ये सुलह कुलह की नीति थी अकबर की। आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था अकबर के 4 शिष्टमंडल। तो अकबर इस नीति के तहत किसी भी राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित करता था और उसको अपने अधीन लाता था। अब अगर मान लो जब कोई मैत्रीपूर्ण या वैवाहिक संबंध अकबर के साथ स्थापित नहीं कर रहा है, तो उसको अकबर के साथ क्या करना होता था? युद्ध करना होता था। और ये युद्ध करना होता था। तो अब बात आ रही है किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। देखिए साहब, महाराणा प्रताप के पास
अकबर अपने 4 शिष्टमंडल भेजता है। 4 शिष्टमंडल भेजता है तो सबसे पहले अपन बोलेंगे अकबर, सबसे पहले अकबर भेजता है जलाल खां कोरची को, जलाल खां कोरची को। ये जलाल खां कोरची महाराणा प्रताप के पास कब जाता है? तो ये जाता है अपन बोलेंगे नवंबर 1572 ईस्वी को। अकबर की ओर से महाराणा प्रताप के पास जाने वाला पहला शिष्टमंडल, संधि वार्ता के लिए जाने वाला पहला शिष्टमंडल कौन सा है? वो जलाल खां के नेतृत्व में, जलाल खां कोरची के नेतृत्व में जा रहा है। और ये महाराणा प्रताप को कह रहे हैं कि आपका साम्राज्य छोटा है, आपके पास धन दौलत भी नहीं है, आपके पास खजाना भी नहीं है इतना, और आप है वो अकबर की दीनता स्वीकार करो ताकि युद्ध नहीं करना पड़े। लेकिन अकबर जो महाराणा प्रताप जो कि वीर साहसी योद्धा था, वो इनकी बातों में नहीं आया। अकबर अपना जो शिष्टमंडल, दूसरा शिष्टमंडल भेजता है मान सिंह को। और मान सिंह कौन से? आमेर के। मान सिंह कब जाते हैं? मान सिंह जाते हैं साहब जून 1572 को, सॉरी 73 को। ठीक है जी, जून 1573 को। अगला शिष्टमंडल अपन बोलेंगे भगवंत दास। कौन? भगवंत दास या भगवान दास, या कौन? भगवान दास। तो देखे साहब, भगवंत दास या भगवान दास कौन है? कुंवर मान सिंह के पिता है। ये दोनों के दोनों आमेर से हो गए। भगवंत दास या भगवान दास है वो मान सिंह के क्या है? पिता है। ठीक है। और अपन बोलेंगे चौथा और अंतिम, वो है अपन बोलेंगे टोडरमल। टोडरमल ये अपन बोलेंगे वित्त मंत्री हुआ करता था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री हुआ करता था। भगवान दास कब जाता है? भगवान दास जाता है साहब अपन बोलेंगे अक्टूबर 1573 ईस्वी को, 1573 ईस्वी को। और अपन बोलेंगे टोडरमल कब जाता है जी? अपन बोलेंगे साहब दिसंबर 1573 ईस्वी को। देखिए साहब, ये डेटें अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग दे रखी है। ये दे रखी है, ठीक है, ये सही है। जून 1573 ये भी सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक के अनुसार, और कौन सी 17-18 की बुकों के अनुसार अपन बोलेंगे ये जो डेट है वहां पर ये डेट दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो 10वीं क्लास की बुक है उसमें जो तीसरा शिष्टमंडल है भगवान दास, उसकी डेट बता रहे हैं अक्टूबर 1573। और कुछ बुकों में ये सितंबर भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सितंबर भी। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक के अंदर अपन बोलेंगे जो डेट दे रखी है वो दे रखी है अक्टूबर 1573 को। ठीक है जी। और अन्य बुकों में दे रखा है सितंबर। और अंतिम शिष्टमंडल के रूप में टोडरमल। तो देखिए, अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए अपने 4 शिष्टमंडल भेजता है। कौन से भेजता है? पहला जलाल खां कोरची नवंबर 1572 ईस्वी को। मान सिंह को भेजता है जून 1573 को। अब देखिए, 1 नवंबर में है, बाकी तीनों की तीनों 73 में है। शेष तीनों की तीनों शिष्टमंडल 73 में है। फिर देखो, मान सिंह चला गया, मान सिंह जाता है 73 में। कब? जून 1573 में। भगवान दास दोनों बाप बेटे। ये भगवान दास कब जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार जो 10वीं क्लास की बुक है वो 1573। ठीक है। और कुछ अन्य जो बुक है वो बता रही है सितंबर 1573। टोडरमल जाता है कब? दिसंबर 1573। 3 शिष्टमंडल 73 में है, एक है पहला, वो है नवंबर 1572 में। देखिए, कुछ इतिहासकार, कुछ बुकें ऐसे बता रही है कि जब ये मान सिंह जाता है कहां पर? मान सिंह जाता है महाराणा प्रताप के पास संधि वार्ता के लिए। मान सिंह और जलाल खां कोरची दोनों के दोनों, जलाल खां कोरची भी गुजरात अभियान पे गया हुआ था। तब अकबर कहता है कि आप ऐसे करो, उधर से होकर मेवाड़ होते आओ और महाराणा प्रताप से वार्ता कर लो, समझ आए तो ठीक है।
मान सिंह भी गुजरात गया हुआ था, गुजरात अभियान पर गया हुआ था। इसको भी बोलता है अकबर कि आप उधर से मेवाड़ होते आओ और आप मिलकर के आओ, हो सकता है आपके समुदाय से है तो वो मान जाए। तो उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। कहते हैं कि मान सिंह है, ये मान सिंह जैसे ही अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप के क्षेत्र में पहुंचता है तो इसका वहां पर बहुत ही मान सम्मान किया जाता है, बहुत मान सम्मान किया जाता है। और वहां पर एक अपन बोलेंगे शाही भोज का आयोजन किया जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह को ठहराया जाता है अपन बोलेंगे उदय सागर झील के पास। और इस उदय सागर झील के पास किसको ठहराया जाता है? अपन बोलेंगे मान सिंह को। और वहां पर शाही भोज का आयोजन किया जाता है। और शाही भोज, मान सिंह को शाही भोज दिया जाता है। और शाही भोज करने के लिए महाराणा प्रताप खुद नहीं आते, वो भेजते हैं किसको? अपने बेटे अमर सिंह को। किसको भेजते हैं? कुंवर अमर सिंह को भेजते हैं, कुंवर अमर सिंह को। मान सिंह पूछता है कि महाराणा प्रताप क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह और अपन बोलेंगे महाराणा प्रताप के जो सरदार थे, महाराणा प्रताप के सामंत या कह दो साहब, कुछ सरदार हो सकते हैं, कुछ सामंत भी थे, तो अपन बोलेंगे वो कहते हैं। और अमर सिंह कहता है कि पिताजी के तो तकलीफ है, पेट में दर्द है। वो भेजते हैं कि नहीं, भोजन हम महाराणा प्रताप के साथ ही करेंगे। महाराणा प्रताप मना कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर भेजते हैं महाराणा प्रताप के पास सूचना कि आप आओ, भोजन तभी करूंगा। महाराणा प्रताप फिर मना कर देते हैं। मान सिंह फिर कहता है कि मैं भोजन महाराणा प्रताप के साथ करूंगा। वो कहते हैं कि साहब मैं नहीं आऊंगा। तो यहां से बताते हैं कि मान सिंह यहां से नाराज हो जाता है और कहते हैं कि यह पेट का दर्द मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा, आप तैयार रहना युद्ध के लिए और मैं आ रहा हूं। तो उधर से राणा प्रताप भी सूचना भिजवाते हैं, संदेश भिजवाते हैं मान सिंह के पास कि हां तुम आना अपने फूफा के साथ। मान सिंह का फूफा कौन? अकबर। और मान सिंह की अपन बोलेंगे बुआजी कौन? हरखाबाई। मान सिंह के दादाजी कौन? भारमल। भारमल की बेटी कौन? हरखाबाई। और हरखाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से हुआ था। और हरखाबाई मान सिंह की क्या लगती थी? हरखाबाई मान सिंह की लगती थी अपन बोलेंगे क्या? बुआजी। ठीक है जी। तो देखो साहब, वो बोलते हैं और कहते हैं महाराणा प्रताप संदेश भिजवाते हैं, हाँ आप अपने फूफा यानी अकबर को साथ लेते आना। और एक काम और करना, सोजत से होते हुए जा रहे हो तो बुआजी के लिए सोजत की मेहंदी जरूर लेके जाना। तो ये 4 शिष्ट मंडल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता हेतु। पहला जलाल खां कोरची, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंदास, चौथा टोडरमल। और इसको ऐसे याद रख सकते हो, जम्मा भट्टो। जम्मा भट्टो, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंदास और अपन बोलेंगे टोडरमल। ठीक है जी। आज के लिए वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।